हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एनके मैथ्स। और जैसा कि आपको पता है कि डेली जीके डोज का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें से 5 दिन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और हर एक वीडियो में आपको एक से एक सवाल मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, और आप उन्हें ज़रूर से देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। और ये छठा वीडियो है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें कम से कम, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके बाद बेल आइकन जो होता है उसे आप प्रेस कर लें, ठीक है। और इस वीडियो के दौरान मैं कुछ आपसे सवाल भी करता हूं, तो अगर आपको उनका जवाब पता है तो आप ज़रूर से कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल आज के लिए है हमारा कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ठीक है। यानी कि किस क्षेत्र में वो नहीं दिया जाता है। तो आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार जो है वो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है वो 5 श्रेणियों में आवंटित किए जाते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, फिर है आपका शांति यानी कि पीस, मेडिकल, और फिर लिटरेचर यानी कि भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और साहित्य। ये ऐसे 5 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो किया गया था वो देना शुरू किया गया था 1901 से, ठीक है। और ये याद रखना है, जैसे राष्ट्रपति ये हमारे भारत में जो दिया जाता है भारत रत्न, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है वो मरणोपरांत भी मिल जाता है, यानी कि आदमी मर जाता है उसके बाद भी उसको वो पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी कि जब तक आदमी जीवित है तभी तक उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है, मरने के बाद उसको ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब आज के लिए आपका पहला सवाल कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किस देश के लिए दिया जाता है ये आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। एक बात और आप याद रख सकते हैं ये वाला कि नोबेल पुरस्कार जो है ये जब से दिया जाना शुरू हुआ है तब से 49 टाइम्स यानी कि 49 बार ऐसा हुआ है कि किसी कारण से ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। अभी आप देखेंगे पिछले किसी साल में, शायद 19 में नहीं, 18 में या 19 में, इसी में से किसी साल में शांति का नहीं दिया गया था। शांति का पुरस्कार अगले साल दिया गया था, अभी ध्यान नहीं है। लेकिन 49 टाइम्स ऐसा हुआ है जब ये पुरस्कार दिया ही नहीं गया है किसी कारणवश से। तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं। ये जो लोगो देख रहे हैं ये नोबेल पुरस्कार का लोगो है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की का ये चित्र है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे पहली बार किसको दिया गया था। तो आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को, ठीक है। और ये लोगो जो आप देख रहे हैं, ऐसा ये जो मूर्ति है ऐसा मूर्ति मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ठीक है। ये लोगो है उसका। और आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ और डिटेल में आपको बताता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किसको गया था? शंकर कुरूप को, यानी कि जी शंकर कुरूप को, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, यानी कि 1961 से ये दिया जाना चालू किया गया, ठीक है। और ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत और अंग्रेजी के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यानी कि भारत की 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा शामिल हैं, उस भाषा का लेखक हो या फिर इंग्लिश भाषा का लेखक हो, इन्हीं लेखकों को या इन्हीं भाषा के जो बुक होते हैं उसके कारण जो ये दिया जाता है पुरस्कार। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस भाषा में दिया जाता है। या तो वो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो या फिर वो अंग्रेजी भाषा हो। तो ये ऐसी 8वीं अनुसूची में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि टोटल कितनी भाषाएं हैं, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ये आप जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से भाषा हो गए? एक तो इंग्लिश, या फिर हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से किसी भी एक के आप अगर लेखक हैं तो आपको ये पुरस्कार मिल सकता है। और यह पुरस्कार भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यानी कि मरने के बाद इस पुरस्कार को भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए का नगद प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि नगद पुरस्कार 1 लाख रुपए है। और साथ ही देवी सरस्वती की कांस्य मूर्ति दिया जाता है, जो आपने चित्र में ऊपर देखा था, ठीक है। और शंकर कुरूप ने 1965 में अपनी कविताओं के संग्रह ओड कुज्जल के लिए इसे पहला बार प्राप्त किया गया था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और अगर पहला पुरस्कार शंकर जी कुरूप को मिला है, इसका मतलब ये सबसे पहले बंटा कब था या सबसे पहले कब दिया गया? 1965 में दिया गया। और किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये वो मूर्ति है जो आप देख सकते हैं, देवी सरस्वती की ये मूर्ति है जो दिया जाता है, और साथ में 1 लाख रुपए नगद इनाम दिए जाते हैं। अब कुछ और बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आप देखिएगा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला बात
कि जो अवार्ड फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है ये लिटरेचर में दिया जाता है, यानी कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया, भारत में ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, और इसमें जो रुपए हैं मैक्सिमम वो 11 लाख के हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट अवार्डेड यानी कि सबसे पहला बार कब बांटा गया? 1965 में। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया? 1965 में दिया गया। और लास्ट बार ये कब दिया गया है? 2019 में दिया गया है, यानी कि 20 में अभी नहीं बटा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2019 में किसे दिया गया है तो 2019 में दिया गया है अकिथम अच्युथन, ये नाम है इनका, आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अकिथम वैसे ऑप्शन में आता है, अगर आप देखेंगे तो अकिथम, ठीक है, ऐसे नाम आता है। तो ये साउथ के एक राइटर हैं, इन्हें दिया गया है सबसे लास्ट बार 2019 में यह पुरस्कार। इतना बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि सरसों के तेल में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है ओलिक अम्ल। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल होता है? ओलिक अम्ल उपस्थित होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है SiO2। SI किसका सिंबल है? SI है सिलिकॉन का, O है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऐसे भी आप नाम रख सकते हैं। फिलहाल क्वार्ट्ज का जो रासायनिक सूत्र है वो है SI और O2। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौवें राष्ट्रपति हैं? तो ये आसान सा सवाल है, इसलिए ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि चलो आंसर ही मार्क कर दिया तो अब क्या छोड़ें आपके लिए। ये 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब आंसर मार्क कर दिया इसीलिए इसमें आगे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो हैं वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। अच्छा, एक सवाल आपके लिए चलिए देते हूँ इसी से कि रामनाथ कोविंद जो हैं ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? ये आपको बताना है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? अगला सवाल है अपने पास कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का जो पद है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? यानी कि प्रधानमंत्री का जो उसका मुख्य पीए होता है, प्रधान सचिव होता है, उसका पद जो है वो किस प्रधानमंत्री के समय पर बनाया गया था? तो वो बनाया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद सृजित किया गया था, यानी कि ये पोस्ट उस समय बनाया गया था। ठीक है, किसके टाइम पर? इंदिरा गांधी के टाइम पर। और सबसे पहले जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव बने वो कौन बने? PN हस्कर। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये सवाल आ सकता है कि भारत में सबसे पहला व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव बना? तो ये है PN हस्कर। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं यानी कि नरेंद्र मोदी के जो मुख्य सचिव हैं वो अभी कौन है? वो है नृपेंद्र मिश्रा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी जरूर से सवाल आ सकता है। नृपेंद्र मिश्रा जो हैं ये हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री के सचिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अगला सवाल हमारे पास है कि महाराष्ट्र का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपको बता दें महाराष्ट्र का गठन किया गया था 1960 में। यहाँ पे देख सकते हैं डेट के साथ 1 मई 1960 को। काफ़ी मतलब विरोध और प्रदर्शन के कारण गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग कर दिया गया। तो इसका मतलब है कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे और बाद में ये जब अलग हो गए 1 मई 1960 को, तो गुजरात अलग हो गया और महाराष्ट्र अलग हो गया। अब आप ये याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है ये भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र जो है वो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और अगर आबादी यानी कि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यूपी जनसंख्या के हिसाब से पहला सबसे बड़ा राज्य और दूसरा जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र हो गया। और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से पहला तो राजस्थान है और तीसरा हो गया अपने पास महाराष्ट्र। अब दूसरा बात आप याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र की 2 प्रमुख नदियां हैं, एक है कृष्णा और दूसरा है गोदावरी। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि निम्न में से किस सूफी संप्रदाय ने भगवान से सीधे संपर्क का दावा किया था? यानी कि उनका ये दावा था, उन्होंने क्लेम किया था कि वो भगवान से सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो उनका नाम था जी सतरी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि सतरी वो सूफी संप्रदाय थे जिन्होंने ये दावा किया था कि वो भगवान से सीधे संपर्क कर सकते हैं। आगे आते हैं। अगला सवाल आपके लिए है कि वेल्लोर सैन्य विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर सैन्य विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1806 ईस्वी में। अगला सवाल अपने पास आया है कि यांगत्जी नदी किस सागर में गिरती है? तो इसके लिए मैंने इस पर वीडियो पीछे भी बना हुआ है जिसमें ये सवाल है।
ऐसा ही कुछ सवाल है, अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा। फिलहाल मैं आपको उत्तर बता दूं कि यांगत्जे नदी जो है ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है, ठीक है, ईस्ट चीन सी, यानी कि पूर्वी चीन सागर में गिरती है। निकलती कहाँ से है? ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के पठार से। यांगत्जे जो नदी है ये तिब्बत के पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है, ठीक है, पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये है 6300 किलोमीटर लंबी, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कौन सी? एशिया की सबसे लंबी नदी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना है। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, पिछला 1 या 2, तो उसमें मैंने बताया है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि भारत में नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में भारत में जाना जाता है JRD टाटा को, ठीक है। किसे जाना जाता है? JRD टाटा, जिसका फुल फॉर्म है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, या फिर आप इन्हें JRD टाटा शॉर्ट में बोल सकते हैं। ये इनका फोटो है, हालांकि ये बुढ़ापे का चित्र है, अगर आप जवानी का चित्र देखते तो कुछ और था, ठीक है। यहाँ पे ये आप ध्यान रखिए कि भारत में नागरिक उड्डयन के जनक के रूप में इन्हें ही मान्यता दिया गया है, JRD टाटा को। और ये रतन जी दादा भाई टाटा के पुत्र थे और वह देश के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे। ये ध्यान रखना है आपको। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला लाइसेंस प्राप्त पायलट, यानी कि ऐसा पायलट आप समझते हैं पायलट किसको बोलते हैं? जहाज जो चलाता है उसको पायलट बोलते हैं। और लाइसेंस धारी यानी कि लाइसेंस प्राप्त पायलट जो पहला था अपने देश में वो थे JRD टाटा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इनकी ये कुछ कंपनियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा साल्ट, ठीक है, वोल्टास का आपने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखे होंगे, वोल्टास का एयर कंडीशनर आता है, फिर वो क्या बोलते हैं फ्रिज भी आता है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। टाटा मोटर्स का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये सब इनकी प्रमुख कंपनियां हैं, आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास दोस्त की मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था जबलपुर में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? जबलपुर में। और ये कुछ लिस्ट देख सकते हैं आप, जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क। पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक है। और तीसरा है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा और पन्ना ये दोनों एक साथ आप याद रख सकते हैं, कान्हा और पन्ना दोनों ये मध्य प्रदेश में है। अगला है माधव नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और भी 1-2 है जो कि इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन और भी 1-2 है, आप याद में रख सकते हैं। डायरेक्ट इतना जो है ये सारे सवाल पूछे जाने लायक है, इसीलिए मैंने इनका नाम यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल नोबेल पुरस्कार वाला तो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अपने पास सवाल है कि भारत में डैश सबसे बड़ा सैन्य बल है, यानी कि पूरी दुनिया में भारत का जो सैनिक है या भारत का जो फोर्स है वो कितने नंबर पर आता है। मतलब उसके आप इस हिसाब से आप देखिए कि जो इनका जनसंख्या है या संख्या है उसके हिसाब से ये कितने नंबर पे आता है। तो आपको बता दें दोस्त कि भारत में जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है, और अगर पहले की बात करें तो वो है चीन के पास। दुनिया में सबसे बड़ा सैन्य बल किसके पास है? चीन के पास। और दूसरा है भारत के पास और तीसरा है अमेरिका के पास। इतना बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा जो सैन्य बल है, ठीक है, वो है किसके पास? चीन के पास। और दूसरे नंबर पे भारत के पास और तीसरे नंबर पे अमेरिका के पास। और भारत में जो सशस्त्र बल है यानी कि ये सैन्य बल है, ये किसके अधिकार में आता है? ये रक्षा मंत्रालय के अधिकार में आता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला सवाल है कि नुआखाई जुहार किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक कृषि पर्व है। नुआखाई जुहार जो है ये उड़ीसा में आयोजित किए जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। आपको बता दें कि ये उड़ीसा में मनाया जाता है और ये एक तरह का कृषि त्यौहार है। नाम आप याद रख सकते हैं, नुआखाई जुहार, ठीक है। और ये नुआखाई जब मौसम होता है तो उस समय चावल का स्वागत करने के लिए यह मनाया जाता है और यह पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आप ये ध्यान रखिए कि चावल जब निकलता है, जैसे चावल आप बोते हैं तो चावल जैसे ही पौधे से निकलता है, फूटता है, तो उस टाइम पर यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और नुआखाई जो त्यौहार है इसको नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहते हैं, और पूरा नाम जो चलता है वो नुआखाई जुहार है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टी गार्डन कहते हैं। तो टी गार्डन ये आप समझ गए होंगे, असम को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, असम को भारत का टी गार्डन के रूप में जानते हैं और असम को
भारतीय चाय का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं असम जो है इसको भारत का टी गार्डन तो कहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ असम को भारतीय चाय का उद्गम स्थल भी कहते हैं। और प्रसिद्ध नदी जो है ब्रह्मपुत्र, ये आपको पता होगा, ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारे दुनिया के सबसे बड़े चाय का उत्पादक क्षेत्र का गठन करते हैं और ब्रह्मपुत्र का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आता है असम में, ये बात आपको पता होगा। और असम में जो चाय का उत्पादन किया जाता है वो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हेक्टेयर है, आप गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कि ये टोटल मिला के आप काउंट करें तो ये हो गया 21,62,000 हेक्टेयर, यानी कि 21,62,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय उत्पादन किया जाता है असम में। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और ये भी याद रखिए आप कि 1837 में ऊपरी असम के चाबुआ में पहला अंग्रेजी चाय बागान स्थापित किया गया था। यानी कि अंग्रेजी चाय का पहला बागान कब स्थापित किया गया था? 1837 में। और असम में कहाँ पर? चाबुआ में। चाबुआ जगह का नाम है। ठीक है। अब 1840 में असम चाय कंपनी ने इस क्षेत्र में चाय का व्यवसाय उत्पादन शुरू कर दिया, यानी कि बिजनेस के तौर पर 1840 में असम ने चाय की कंपनी बैठाई और उसको और ग्रो किया। अगला सवाल है आपके पास कि आंध्र प्रदेश का इनमें से कौन सा लोक नृत्य है? तो ये है कोलाटम। कोलाटम जो है ये आंध्र प्रदेश का है। राउफ तो आपको पता होगा, राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अगला सवाल है हमारे पास दोस्त कि द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह पुस्तक किसने लिखा है? तो दारा सिंह का पुस्तक दारा सिंह ने ही लिखा है, बिंदु दारा सिंह। हालांकि इनमें इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन जो मुख्य रूप से भूमिका है वो बिंदु दारा सिंह की ही है इस पुस्तक को लिखने में। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा बिंदु दारा सिंह। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि हिंदुस्तानी गायन संगीत का सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो ये है ध्रुपद। ध्रुपद जो है वो हिंदी गायन संगीत का सबसे पुराना रचना है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता है? आपको पता होगा कि रक्त थक्का बन जाता है जब भी आपका ब्लड कटता है, जैसे आपका शरीर कहीं से भी कटेगा या टूट फूट होगा तो वहाँ से रक्त बाहर निकलने लगता है और वो कुछ समय बाद थक्का बन जाता है, यानी कि जम जाता है, जिसके कारण ब्लड गिरना बंद हो जाता है। ठीक है, छोट मोट जो कटाव होता है शरीर पे छोटा सा, उसमें से जो ब्लड निकलता है बाहर कटने के कारण, तो वो कुछ समय बाद खुद से ही रुक जाता है, जिसको हम रक्त का थक्का बनना कहते हैं, यानी कि जम जाना। जब वो जम जाता है तो वहाँ पर एक मोटा परत बना लेता है, जिसके कारण ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त जमता नहीं है, इसका क्या कारण है? किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर जब नसों में रक्त दौड़ता है तो वो जमता नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये होता है हेपेरिन के कारण। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हेपेरिन आप नाम याद रख सकते हैं। और जब बाहर निकलता है तो किस विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है? विटामिन के कारण। ठीक है, और एक बीमारी भी है जिसमें रक्त थक्का नहीं बनता है, कट जाता है तो रक्त बाहर गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं दोस्त? हीमोफीलिया बोलते हैं उस बीमारी को, ये आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। सवाल है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ये पाया जाता है झींगा में। किस में पाया जाता है? झींगा में। अब आज का वीडियो होता है समाप्त, और वीडियो के बीच में, वीडियो के दौरान जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आप ज़रूर से कमेंट कर दीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइव देखने का। अगर आप वीडियो को लाइव देखते हैं तो उस समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। अगर आप चाहें तो कोई भी सवाल लाइव चैट में आप मुझसे पूछ सकते हैं उस समय। ठीक है, या कोई सजेशन देना हो तो आप लाइव चैट में उस समय मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं, जब वीडियो लाइव होती है तब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को अगेन लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर करते रहें वीडियो को।